हेलो गाइस, स्टडी विथ आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज टॉप 10 टेस्ट सीरीज का डे 5 लेकर आया हूँ। और आज का पहला प्रश्न है कि प्रारंभ में एक स्थिर गोला हटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तो दोनों टुकड़े क्या होगा? ऑप्शन ए स्थिर होंगे, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वेग से भिन्न भिन्न दिशा में चलेगी, और ऑप्शन सी समान वेग से विपरीत दिशा में चलेगी, और ऑप्शन डी समान वेग से समान दिशा में चलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से बताइए। समान वेग से विपरीत दिशा में चलेगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है जिसे जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है कि टुकड़े के फटकर विस्फोट होने में कुल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक हल्के तथा भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगा? ऑप्शन ए हल्के पिंड की, ऑप्शन बी दोनों की समान, ऑप्शन सी भारी पिंड की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, एनी नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हल्के पिंडों की गतिज ऊर्जा अधिक होगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, देखते हैं। जिसकी द्रव्यमान कम है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगा। यह स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी द्रव्यमान कम होगा तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा अधिक होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान सर्वाधिक होगा? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, ऑप्शन बी कुतुब मीनार के ऊपर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, और ऑप्शन डी अंटार्कटिका के कैंप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका के कैंप में हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है जिसे जानना बेहद जरूरी है। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। यानी कि पृथ्वी का अगर घूर्णन गति घटती है तो क्या हो जाएगा? जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। दूसरे पॉइंट है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है। तो इसका जस्ट उल्टा, पृथ्वी के अगर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के अगर गति बढ़ जाता है तो जी का मान घट जाएगा, और पृथ्वी का अगर गति घट जाता है तो जी का मान बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है कि जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जी का मान कौन से रेखा पर न्यूनतम होता है? तो विषुवत रेखा है जहां आपका न्यूनतम मान होता है जी का। ठीक है, अगला पॉइंट, जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। तो जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इस ध्रुवों पर अधिक होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डायल। तो 4 ऑप्शन दी गई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। कार्य का मात्रक क्या है? जल्दी बताएंगे। अब कार्य का मात्रक जूल है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पहला पॉइंट है भौतिक राशि और एसआई मात्रक। तो भौतिक राशि और एसआई मात्रक दिया हुआ है, तो चलिए बारी बारी से जानते हैं। ठीक है, लंबाई भौतिक राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर है ना? क्या है? मीटर। उसी तरह से ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है ना? ताप का केल्विन हो जाएगा। इसी तरह से विद्युत धारा की एम्पियर, और पदार्थ का परिमाण की मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, सबको पता है। तो ये जो भौतिक राशि दिया गया है एसआई मात्रक, उसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर,
पदार्थ का परिमाण का मोल हो जाएगा अज्योति तीव्रता का, कैंडेला बल का न्यूटन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम का विरोध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम का विरोध है? ऑप्शन ए नियत अनुपात, ऑप्शन बी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण और ऑप्शन सी गुणित अनुपात, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का। 5 का आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट है, देखते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। आप लोग पता होगा कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम यह बताता है कि द्रव्यमान का क्या कभी क्षय होता है क्या? द्रव्यमान का कभी क्षय नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है चाहे किसी स्थान पर उसे रखा जाए। मतलब द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता है, द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान बना रहता है चाहे किसी स्थान पर रखा जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा इसका आंसर होगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है कि भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा 3.22% है। भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा का जो अभी है प्रतिशत कितना है? 3.22% है इसका नाभिकीय ऊर्जा का। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होता है। भारत में जो ऊर्जा प्राप्त होता है तो सर्वाधिक किससे होता है? तो तापीय ऊर्जा से। कौन सा ऊर्जा से? तापीय ऊर्जा से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, भारत में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में तापीय ऊर्जा से लगभग कितना 60% प्राप्त होता है। कितना? 60% प्राप्त होता है। ये पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है। ऑप्शन ए समुद्र उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी भू उष्मीय ऊर्जा और ऑप्शन डी जो तापीय ऊर्जा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा भू उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, अब इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। ठीक है, सक्रिय जो एक्टिव गीजर द्वारा गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं, जो एक्टिव जो गीजर होता है द्वारा गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के सबसे पुराना गीजर जो है यूएसए के येलो स्टोन पार्क में है। येलो स्टोन पार्क कहाँ है? यूएसए में। तो यही वर्ल्ड का जो सबसे पुराना गीजर की बात कर रहा है तो यूएस के येलो स्टोन पार्क में स्थित है ना? ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा कैलोरी, ऑप्शन बी बीटीयू, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कौन हो जाएगा? तो आपको बताना है कि कौन सा ऊष्मा की इकाई इसमें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में जानते हैं। फोन ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है। किसका? ध्वनि है जो ध्वनि या शोर की प्रबलता की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई है। किसका है? ऊष्मा और ऊर्जा की इकाई है कौन? कैलोरी। ठीक है, आगे पॉइंट जूल जो है कार्य और ऊर्जा ऊष्मा की इकाई है। कार्य और ऊष्मा की इकाई
जूल। और एक पॉइंट और है बीटीयू। बीटीयू उष्मा की परंपरागत इकाई है, ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। उष्मा की परंपरागत इकाई क्या है? बीटीयू। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या है? शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक ऑप्शन ए वाट प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी किलो जूल, ऑप्शन डी वाट। तो आपको पता होगा शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट। ठीक है। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है जो जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है ना, कि शक्ति शक्ति का मात्रक जूल सेकेंड भी होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है, जैसे शक्ति का मात्रक यहाँ वाट है, तो शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। शक्ति का मात्रक और एक होता है जूल प्रति सेकेंड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है? जूल प्रति सेकेंड। तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। पहले एक पॉइंट और चलते हैं। शक्ति का एक और मात्रक भी होता है जिसे अश्व शक्ति कहते हैं, है ना, अश्व शक्ति। और तीसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो एक अश्व शक्ति यानी कि 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पढ़ा मैंने शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन शक्ति का मात्रक एक और होता है जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, ये पॉइंट याद करना पड़ेगा। शक्ति का एक और मात्रक भी होता है जिसे अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं। इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। और एक अश्व शक्ति 746 वाट का बराबर होता है, इसे भी आप याद कर लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति होता है। ऑप्शन ए 28 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 31 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी 39.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी 28 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से पृथ्वी भ्रमण की गति है। ठीक है। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी सूर्य का 365 दिन में 48 मिनट और 46 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। यानी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने देर में करता है? तो 365 दिन 48 मिनट और 46 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। जनरली बोला जाता है 365 दिन, लेकिन 365 दिन 48 मिनट और 46 सेकेंड इतना दिनों में ये पूरा करते हैं पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर। ठीक है। इसीलिए तो लीप ईयर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इस आधार पर प्रत्येक 4 वर्षों पर लीप वर्ष यानी 366 दिनों का होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि 365 दिन 48 मिनट 46 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। यही जो 48 मिनट 46 सेकेंड ये मतलब काउंट हो करके प्रत्येक 4 वर्ष में कितना 4 वर्षों में एक दिन बढ़ जाता है और जिसे लीप ईयर कहते हैं। और ये लीप ईयर 366 दिनों का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये फरवरी लीप वर्ष 29 दिनों का होता है ना। फरवरी लीप वर्ष कितना दिनों का होता है? 29। फरवरी जनरली 28 दिन का मंथ होता है, लेकिन लीप ईयर वर्ष होगा तो ये 29 दिनों का हो जाएगा। इसे याद कर लेंगे आप। ठीक है।